आपको लगता है जो बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा राजनीति में नहीं है? देखिए, ऐसा तो हर लोगों को लगता है। नेहरू जी के समय में लगता था कि लोग चिंतित थे कि हु आफ्टर नेहरू। इसी तरह से सब लोगों के साथ चिंतित होते हैं। अभी खत्म, मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है, लोग सोचते हैं। यहाँ सोचते हैं नीतीश का कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन कभी कभी विकल्प कुछ ऐसा आ जाता है जो पिछले सारे विकल्पों से बेहतर होता है। आपके जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 वर्ष पूरा होने पर, आज घर घर पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं, तिरंगे बेचे जा रहे हैं सरकारी प्रतिष्ठानों में, वहाँ से लोग खरीद के फहराएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी देश में झंडे भी बिकने लगे। एक व्यंग आया था, देखिए, झंडे भी अब बिकने लगे। तो खैर, झंडे बिकने लगे, झंडे तो सब दिन बिकते थे, लेकिन खादी भंडार में मिलते थे, बाज़ार में मिलते थे। अब सरकारी प्रतिष्ठानों में, डाकघरों में या दूसरे जगहों में भी झंडे बेचे जाने लगे। तो इस बार चूँकि घर घर में झंडा फहराना है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक के दिलों में स्वाधीनता का, आज़ादी का जज्बा पैदा करना, देश प्रेम का जज्बा पैदा करना, अगर इस बहाने भी पैदा हो जाए तो अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। मैं अभी बिहार के चर्चित फिल्मकार, नाटककार, रंगकर्मी अनिल पतंग जी के पास हूँ। अनिल पतंग जी से जानते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन का और आपका, आप सबका जो दर्शक हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी जो बिहार में ताज़ा घटनाक्रम हुआ, जदयू और बीजेपी का ब्रेकअप हो गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, चूँकि आम जनता त्रस्त है और बहुत तरह की समस्याओं से ग्रस्त है, इसलिए यह टूटना लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन स्थिति है, ये बार बार यही स्थिति होती है कि कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी उधर से उधर, ये बात अखड़ती है। लेकिन वही जो मौजूदा हालात हैं देश के, राज्य का, वो इसमें अच्छा लग रहा है। क्या नीतीश कुमार मोदी का विकल्प बनेंगे? किसी न किसी को तो विकल्प बनना ही पड़ेगा, क्योंकि न कोई रहा है न कोई रहेगा। तो सवाल है कि एक दिन सबको जाना है, इसलिए विकल्प भी बनना है। और ये नीतीश जी तो उस समय से विकल्प हैं जब मोदी का नाम प्रस्तावित भी नहीं हुआ। आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम जब मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किया बीजेपी ने, इन्होंने सरकार से बीजेपी को निकाल के अलग हो गए। उस समय फिर एक बार इसी तरह की स्थिति बनी थी, बाद में फिर स्थिति बनी। और पॉलिटिक्स में तो क्या स्थितियां कब बनेगी, कहना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है जो बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा राजनीति में नहीं है? देखिए, ऐसा तो हर लोगों को लगता है। नेहरू जी के समय में लगता था कि लोग चिंतित थे कि हु आफ्टर नेहरू। इसी तरह से सब लोगों के साथ चिंतित होते हैं। अभी खत्म, मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है, लोग सोचते हैं। यहाँ सोचते हैं नीतीश का कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन कभी कभी विकल्प कुछ ऐसा आ जाता है जो पिछले सारे विकल्पों से बेहतर होता है। तो ये महागठबंधन में आके नीतीश कुमार ने 24 की तैयारी करने में जुट गए हैं। देखिए, मैं राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, इसलिए राजनीति के आंतरिक बातों को मैं समझ भी नहीं पाता हूँ, समझना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन स्थितियाँ के बारे में मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि कब किधर पलटी मारी जाएगी, किसकी। पॉलिटिक्स में ये बहुत मुश्किल है कहना। चलिए, राजनीति, आप एक कवि हैं, रंगकर्मी हैं, फिल्मकार हैं, तो राजनीति से, आज तो राजनीति से इंटरेस्ट सभी लोगों में है, राजनीति करते हैं। स्वर्णिम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, कितना खुशहाल, कितना बदहाल। मैं आपके जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 वर्ष पूरा होने पर, आज घर घर पर तिरंगे फहराए जा रहे हैं, तिरंगे बेचे जा रहे हैं सरकारी प्रतिष्ठानों में, वहाँ से लोग खरीद के फहराएंगे।
कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी देश में झंडे भी बिकने लगे। एक व्यंग आया था, देखे, झंडे भी अब बिकने लगे। तो खैर झंडे बिकने लगे, झंडे तो सब दिन बिकते थे, लेकिन खादी भंडार में मिलते थे, बाज़ार में मिलते थे। अब सरकारी प्रतिष्ठानों में, डाकघरों में या दूसरे जगहों में भी झंडे बेचे जाने लगे। तो इस बार चूँकि घर घर में झंडा फहराना है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक के दिलों में स्वाधीनता का, आज़ादी का जज्बा पैदा करना, देश प्रेम का जज्बा पैदा करना, अगर इस बहाने भी पैदा हो जाए तो अच्छा है। तो ये घर घर झंडा जो सरकार का आदेश है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये तो पूर्ण रूप सफल होने को नहीं है, क्योंकि यूँ अभी जो एक माहौल सा बनता था एक शहर में, एक गांव में, कि हर जगह जहां तिरंगा फहराए जाते थे वहाँ एक उत्सवता होता। एक तरफ आपने बैंड लगा दिया कि एक भी आदमी नहीं जा सकते हैं ये गांधी स्टेडियम में, एक भी आम जनता का प्रवेश वर्जित है, वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश वर्जित है, स्वतंत्रता सेनानियों का प्रवेश वर्जित है, तो वहाँ जाएंगे कौन? जाएंगे सिर्फ पैरेड करने वाले और सरकारी अधिकारी। तो ये तो बड़ा विचित्र हाल है कि जज्बा पैदा करने में आप इसमें भी शिथिलता बरतनी चाहिए, क्योंकि एक उत्सवी माहौल में वहाँ लोगों के हृदय में आज़ादी का जज्बा पैदा होने का एक बहुत बड़ा बहाना था। तो लोगों में आज़ादी की जज्बा तो है ही, उस जज्बा को और उभारा जा रहा है। स्वाभाविक है कि अभी देश को हम लोग किस ढंग से ले रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। देश को देश समझने में हम लोग पीछे खिसक रहे हैं। आपको मैंने कहा कि एक बार सड़क से अगर एक ईंट उठा के ले आवे तो लगता है कि 15 रुपये की चीज़ मैंने क्या करें, उपार्जन कर लिया। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि ईंट अगर सड़क में भी लगी हुई है तो भी मेरा ही है। ये भावना पैदा करना पड़ेगा। आप सड़कों पर जाते हैं, बिजली के खंभे में बत्ती जली रहती है शहर में, न नगर निगम को चिंता है, न किसी सरकारी प्रतिष्ठान को चिंता है, न सरकारी अधिकारी को चिंता है, न आम नागरिकों को चिंता है। वो बिजली आखिर कम से कम दिन भर तो ऊर्जा की खपत व्यर्थ में होती है ना, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। यही ये असली राष्ट्र प्रेम यहाँ है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल में भारत ने क्या प्रगति किया, इसके बारे में आपने तो बहुत देखा है। क्या देश में क्या स्थिति है अभी? देखिए, दिखने को तो बहुत प्रगति दिख रहा, सड़कें चौड़ी हुई, अस्पताल की स्थिति अच्छी हुई, जगह जगह स्कूल खुले, सरकारी स्कूल के भवनों का निर्माण हुआ, सरकारी स्कूलों गांव-गांव में +2 का स्कूल खुल गया, हर पंचायत में एक, और उस विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में आज वो स्मार्ट टीवी लग गया है जहाँ से स्मार्ट क्लास हुआ करता है। तो देखने में तो बहुत सारा प्रगति आ रहा है। बच्चियाँ साइकिल से चल रही हैं, सड़कों पर ये इस तरह का वो हुजूम देख के लगता है कि सचमुच में बच्चियों में विकास आया है। आज कॉम्पिटिशन्स में भी बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये सब तो विकास नहीं हुआ सो बात नहीं है, विकास हुआ, लेकिन अब उसकी स्थितियाँ बदल रही हैं। आजकल क्या स्थितियाँ बदल रही है? स्थितियाँ बदल रही हैं कि आप देख रहे हैं कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, वो भी चुन के गिन में 10-5 लोग, और सारे लोगों की स्थिति, यहाँ का डीजीपी लगातार गिर रहा है, हमारे रुपयों का अवमूल्यन हो रहा है। और इस पर भाषण हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी 13 से पहले, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इनके भाषणों को सुन लीजिए। वो कहते हैं जिस देश का रुपया गिरता है वह देश, सुनिएगा आप कहीं तो आपको लगेगा। तो आज क्या हो गया, लोग कथनी और करनी में कहीं वो मेल नहीं रहा है। यही दिक्कत है, हम लोग का भरोसा सब पर ख़त्म हो गया। उसके लिए मेरी कुछ पंक्तियां हैं। किस पर करूं भरोसा, किसका करूं मलाल, खैर किसका पूछूं, किसको सुनाऊं हाल। वाह। मोदी जी का 8 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसको आप किस रूप में, सबसे अच्छा काम क्या लगा आपका मोदी जी का 8 साल में? 8 साल में तो वो 370 जो कश्मीर से हटा, वास्तव में ये अच्छा काम, क्योंकि कश्मीर न अपने को भारत में समझ रहा था, न बहुत सारे उसके ऐसे इसके कारण वो उसके जो वो नियमावलियाँ थी जिसके अनुसार वहाँ के लोग भी समझने में दिक्कत होती थी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। तो हमको लगा ये एक अच्छा काम हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ।
कहाँ हुआ? इतना कहे कि हम तुरंत यह कर लेंगे वह कर लेंगे, पीओ के जहाँ का तहाँ है। आज भी आतंकवादी इधर भी हमारे 3 जवान परसों मारे गए, कल परसों मारे गए। तो आज क्या हो रहा है? हमारी सुरक्षा कमज़ोर हुई है और आज ठेके पर सुरक्षा को भी देने की बात चल रही है। सारी चीज़ें ठेके पर हो रही है। आज अखबार में कटिंग हमने पढ़ा, किसी प्रांत का था कि वहाँ आपको सिपाही वो क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किराए पर मिलेंगे, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, आपको चाहिए तो। अब ये स्थिति है, तो क्या ये तो स्थितियाँ अच्छी नहीं है। तो इस स्थिति में तो लोगों का विश्वास खोने लगे हैं मोदी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आज जो हमारे जो सब पर जो बढ़ गया है, ये क्या कहते हैं वो टैक्स, आज सब पर लग गया। अब तो चावल दाल, इधर सुने कि कागज़ कलम किताब पर भी लगा, कल परसों कहीं सुन रहे थे कि चूड़ा मुरही पर भी लगा। अब जो आप जीएसटी लगा रहे हैं हम हर दैनिक उपयोग के चीज़ों में, इसके कारण महंगाई तो बढ़ेगी। अब महंगाई भी बढ़ेगी और हम कितना टैक्स देंगे? हम जहाँ से वेतन पाते हैं वहाँ टैक्स कटा के पाते हैं, जहाँ खरीदने जाएंगे सामान वहाँ टैक्स देंगे, और जो जितना बार इन्वेस्ट करेंगे टैक्स ही टैक्स देते जाएंगे। तो हमारा तो लगता है कि अधिकांश पैसे टैक्स में ही चले जाएंगे। तो ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है, महंगाई पर काबू पाने में असफल है। स्वाभाविक है। 13 में जिस बात को लेके ये लोग आए थे 14 में, महंगाई का सवाल पर ही कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने इन्हें वोट दिया था, और आज महंगाई की स्थिति क्या हुई? ये तो आम लोगों के जानने की चीज़ है, सुनने कहने मेरे कहने से होगा नहीं, ये तो आम लोग समझ रहे हैं। बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। अभी कांग्रेस की आज़ादी में योगदान में बहुत बड़ा भूमिका रही, उसको मिटाने का काम किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस मुक्त भारत बात ही नहीं, अब तो वो कहते हैं कि जो आपको ये क्षेत्रीय दलों है, वो क्षेत्रीय दलों को भी से मुक्त देश को किया जाए, क्षेत्रीय दलों से भी मुक्त किया जाए। अब अंदाज कीजिए जिस क्षेत्रीय दलों के साथ अब सरकार बनाते हैं राज्यों में, केंद्र में, अब उससे भी आप मुक्त करना चाहते हैं। इसका मतलब तो है कि यहाँ राजतंत्र ही कायम करने की मंशा है ना आपकी। विरोधी नहीं होगा तो क्या होगा? एक ज़माना था कि जब बलराज मधोक, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को नॉमिनेट कर लिया जाता था राज्यसभा के लिए, अटल जी को यूएनओ भाषण देने के लिए भेज दिया जाता था कांग्रेस के द्वारा, ये प्रतिनिधि बना के भारत का। और आज उनके अंदर कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, क्षेत्रीय पार्टियां से मुक्त करो भारत को। तो फिर भारत किसके हाथ में? एक ही दल का शासन, चुनाव भी नहीं होना है तब तो लग रहा है कि हमारे प्रजातंत्र पर ये बहुत बड़ा आघात होने की संभावना है। ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है, लोकशाही तानाशाही की ओर। देखिए, तानाशाही अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो चीज़ें हमारी हैं, अब ये सब कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस स्टेशन, रोड, सब का ये जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। शिक्षा का, सुरक्षा का, अब तो सुरक्षा का सबसे बड़ी समस्या है देश की सुरक्षा, और उसको जब अब निजीकरण कर दीजिएगा, ठेके पर सुरक्षा, ठेकेदारी का काम कैसा होता है सो हम लोग समझ रहे हैं, सब समझते हैं ठेकेदारी का काम कैसा होता है। जसपाल भट्टी ने एक बार कहा था कि पूछे कि आप नए ठेकेदारों को क्या सलाह देंगे, तो उसने कहा था नए ठेकेदारों को सलाह देंगे कि जिस पुल को बनावें उस पर अपनी गाड़ी न ले जाए, और जिस भवन को बनावें उसके अंदर न रहे। आप अवकाश होने के बाद इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं जब कार्यरत था, मैं मैथमेटिक्स का शिक्षक था। अब वहाँ भी हम नाटक करता था। मैं हिंदी में भी एमए किया, ड्रामेटिक्स में एमए किया, तो वहाँ हिंदी पढ़ाता भी था स्कूल में। रूटीन में तो नहीं आता था, लेकिन ज़्यादा कदा। और जो बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी की जो किताब बनी, वो 10th बुक के जो किताब गोधूली और वर्णिका है, उसके निर्माण समिति में मैं हूँ। मैं बैठ के वो दोनों किताब कुछ लोगों के साथ बैठ के तैयार किया, और हमने कहा, उसमें हसन वारिस साहब डायरेक्टर थे,
हमने कहा कि मैं सर मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, आप जानते हैं, चूँकि वो DO हमारे रह चुके थे समस्तीपुर में, और आप हमको हिंदी के निर्माण समिति में रख दिया। कहा कि इसलिए रख दिया, मैं जानता हूँ कि आप हिंदी कर सकते हैं, और मैंने हिंदी किया। और गणित की किताब नहीं बना सके बिहार के लोग, NCERT वाली किताब ही छप के अभी बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी ने छापी है, वहाँ हिंदी की किताब चल रही है। उसके बाद हम तो नाट्य गतिविधियाँ तेज किया, फिल्मांकन का काम किया। जट जटिन को जब देखा कि झारखंड से बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उसमें बिहार के लोक नृत्य कोई रिकॉग्नाइज नहीं था, तो ये चिंता हुई। मैंने कुछ लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया, ढूंढा, तो उसमें जट जटिन थोड़ा मजबूत लोक नृत्य लगा। उसको ड्रामेटाइज़ किया, नाटक की किताब छापी, और उसका लगभग 1500 प्रदर्शन तो मैंने किया, हमारी संस्था ने किया, और दूसरे लोगों ने भी किया। हज़ारों प्रदर्शन के माध्यम से ये बिहार का लोक नृत्य एस्टेब्लिश हो गया, और बिहार सरकार ने मुझे जट जटिन का गुरु घोषित किया बिहार का। उसके बाद मैंने सोचा कि ये विदेश में तो जट जटिन स्थापित हो गया, थोड़ा दुनिया में भी हो, तो फिर इसकी फिल्मांकन की बात हुई, और इसकी फिल्म बनी। 15 में शूट हुआ, 16 में रिलीज हुआ, और उसके बाद दुनिया के लगभग 55 देशों के फेस्टिवल्स में भाग लिया। 70 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। अभी एगो फेस्टिवल के लिए चुनी गई है, अब देखिए इसमें क्या अवार्ड आता है। उसके बाद लॉकडाउन में जब और काम बंद हो गया, अब बड़ी सिनेमा बनाने की स्थिति नहीं रही, सारे सिनेमा घर बंद हो रहे हैं, तो इसमें मैंने वो छोटी छोटी फिल्में बनाना शुरू किया, और उसमें लघु कथाओं का फिल्मांकन शुरू किया साहित्य विधा से। देखिए व्यूज़ के हिसाब से फिल्म नहीं बना रहे हैं, व्यूज़ के हिसाब से तो फिर ऐसा फिल्म बनाइए जो एक बार लाखों लाख हो। देखिएगा कुछ फिल्में हैं जो लाख करोड़ में उसके सब्सक्राइबर भी हैं और व्यूअर भी हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह के फिल्म बना रहे हैं उसके व्यूअर्स कम हो ज़रूर, लेकिन हमारे व्यूअर्स उच्च कोटि के हैं। हमारे जो कमेंट करने वाले लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, वो सही कमेंट करते हैं, और मुझे बड़ा संतोष होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, पैसे आए ना आए, व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, लेकिन लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बेगूसराय की साहित्य अभी कहाँ खड़ा है? देखिए बेगूसराय की साहित्य तो बहुत पहले से खड़ा था, दिनकर के ज़माने से ही खड़ा है। आज तो दिनकर एक अंतर्राष्ट्रीय कवि के रूप में हुए, और आज भी उन्हीं का झंडा लेके बकिए लोग चल रहे हैं। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अभी मैं उन पुस्तकों का संकलन कर रहा हूँ जितने प्रकाशित हैं, ये लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार के आसपास जाएगा। हमारे बेगूसराय के लोग कभी कभी देखिएगा संपूर्ण भारत के साहित्य का नेतृत्व करते हैं। जनवादी लेखक संघ के महासचिव मुरली मनोहर सिंह, हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के पूर्व महासचिव राजेंद्र राजन, तो कभी कभी लगता है कि पूरे साहित्य पर बेगूसराय का कब्जा है, और दिनकर ही कब्जा नहीं कर सके। दिनकर तो चूँकि वो सरकारी तंत्र से भी जुड़े थे, और उस ज़माने में दिनकर के अलावा कोई नहीं था, वो जल्दी इस्टेब्लिश हुए। लेकिन आज भी बड़े बड़े साहित्यकार, हमारे नीलकंठ जी NCERT में हैं, और देख रहे हैं अभी राकेश सिन्हा जो हमारे राज्यसभा के सदस्य, इन्होंने भी 8-10 किताबें लिखी है। उमेश बाबू जो आई जी हैं वो बहुत किताब लिखे हैं। तो आज भी लिखने वालों की कमी नहीं है, और 2-2.5 हज़ार पुस्तकों की सूची मैं बहुत जल्द ही बेगूसराय की जनता को प्रेषित करने जा रहा हूँ। बेगूसराय में रंगकर्मी की क्या स्थिति? बुरी स्थिति आजकल रंगकर्मियों की स्थिति अच्छी नहीं है। रंगकर्मियों की स्थिति है, मैंने कहा कि यहाँ तो वो 2-4 नाटक में काम किया, एक बढ़िया सा झोला लटका लिया, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली, और सिगरेट के कस मारते हुए बहुत बड़े रंगकर्मी हो गए, यहाँ और पटना में, दूसरे जगह भी। वस्तुतः नाटक के बारे में वो कितना पढ़ते हैं इससे कोई सरोकार नहीं है, पढ़ना तो है ही नहीं, करना भी नहीं है, लेकिन दावा बहुत ज़बरदस्त है। एक बार एक गोष्ठी में मैंने कहा कि बेगूसराय में 2-4% भी नाटक को जानने वाले लोग नहीं हैं। नाटक के जो पूरे नाटक का 2-4% लोग नहीं जानते हैं। एक आदमी उठ के कहा ऐसा मत कहिए, बस कल आपको छोड़ के, एक आदमी तुरंत पहुँच किया बस आपको छोड़ के, तो वो खुशी हुई कि वो हम परफेक्ट है। लेकिन एक्चुअली नाटक या साहित्य एक ऐसा विषय है जो एक जन्म में परिपक्वता नहीं प्राप्त की जा सकती। एक ऐसे भी साहित्यकार हमारे फजलुर रहमान हाशमी जी हुए, जो हिंदी में, मैथिली में
अन्य जगहों में वो काफ़ी प्रचलित हुए, साहित्य अकादमी अवार्ड लिया। प्रदीप बिहारी जी हमारे यहाँ भी हैं। देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड का कीर्ति नारायण मिश्र हैं, उनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो हमारे यहाँ सम्मान साहित्यिक रूप से पाने वालों की कमी नहीं है, लिखने वालों की कमी नहीं है, प्रकाशकों की कमी नहीं है। यहाँ वातावरण अभी भी कम है और रंगकर्म की स्थिति तो बस अनुदान लेते हैं और बस वो छोटे से कमरे में नाटक करके अब भाउचर उचर साट के सीधा हो जाते हैं। जितने अनुदान लेने वाली संस्थाएं हैं या जितने व्यक्ति हैं, टोटल उतने कलाकार बेगूसराय में भी नहीं है। आप देखिएगा घूम घूम के या तो बाहर से बुला के वो नाटक कराते हैं या वही कलाकार, वही मेढक। एक कहानी थी कि एक तालाब में बहुत मछलियाँ उछलने लगी तो डाक हो गया, बहुत पैसे आए, पता चला कि 2-4 मछलियाँ थी वही खूब उछलती थी, वही हर जगह उछलती थी, हर कोने में जाकर उछल रही थी। यही हाल हमारे कलाकारों का है। वो हर संस्था में वही कलाकार काम कर रहे हैं और कलाकारों का ग्रांट सीधा हो रहा है। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन को और आप सबको भी जो इसको देख रहे हैं। आप देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अच्छा लगे तब लाइक कीजिए और कुछ अपनी बात इस पर कमेंट भी कीजिए, इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।